नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कारक की परिभाषा, कारक चिन्ह, उनके उपनाम जैसे कि परसर्ग, विभक्ति, हिंदी में कारक के भेदों की संख्याएं, उनके मूल कारक चिन्ह और उन सभी कारकों का क्रम, ये हमने अब तक पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कारक के रूप। कारक के रूप से अभिप्राय क्या मित्रों? रूप से अभिप्राय है कि आप किसी भी कारक को प्रस्तुत कैसे करते हैं, अर्थात जब आप उस कारक को, उस संज्ञा को, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि कारक कभी भी चिन्हों में नहीं होते, कारक संबंधित संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों में पाए जाते हैं। आपकी वो जो संबंधित संज्ञा है, उस संबंधित संज्ञा को अथवा सर्वनाम को आप वाक्य में कैसे प्रस्तुत करते हैं? क्या आप उसे बिना चिन्ह के प्रयुक्त करते हैं अथवा आप कारक चिन्ह के साथ प्रयुक्त कर रहे हैं? जैसे मैं दो उदाहरण बोल रहा हूं, राम पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में राम एक कर्ता कारक है, लेकिन आपने इसके साथ किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। फिर मैंने कहा कि राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में भी आपका कर्ता राम है, लेकिन इसके साथ आपने एक चिन्ह का प्रयोग किया है, यानी कि दो अलग अलग स्थितियों में आपने एक कर्ता को प्रयोग किया, लेकिन कभी उसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया तो कभी उसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। ये कारक के प्रयोग करने के तरीके को ही कारक के रूप के नाम से जाना जाता है। कारक दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं। पहला आता है कारक का पहला रूप, मूल रूप। कारक दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं, मूल रूप, अप्रत्यय या प्रधान कर्ता कारक। दो तरह से इसको हम प्रयुक्त करते हैं, दो रूपों में यह प्रयुक्त होता है। पहला है कारक के रूप की हम बात कर रहे हैं, दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं। पहला है मित्रों मूल रूप। क्या है मूल रूप? इस मूल रूप को अप्रत्यय कारक भी कहते हैं, तो इसे प्रधान कारक भी कहा जाता है। मूल रूप क्या होगा? कारक का वह रूप, अर्थात वाक्य में जब आप किसी संज्ञा या सर्वनाम को कोई कारक बनाओगे, कर्ता, कर्म, करण इत्यादि, तो किसी भी कारक का ऐसा रूप जिसके साथ उसका कोई भी कारक चिन्ह प्रयुक्त नहीं हो, उसे उस संबंधित कारक का मूल रूप कहा जाता है। इसे ही अप्रत्यय कहा जाता है। अप्रत्यय इसलिए कह रहे हैं, देखिए सामान्य तौर पर आप क्या करते हैं, जब प्रत्यय पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, तो उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, प्रत्यय किसी मूल शब्द अथवा धातु के अंत में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। कारक चिन्ह भी हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा कि कारक चिन्ह कभी भी संज्ञा और सर्वनाम के पहले नहीं लगते, उसके बाद में लगते, इसलिए उसको परसर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अप्रत्यय इसलिए कह रहे हैं कि उसके साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। प्रधान क्यों कह रहे हैं अभी हम पढ़ेंगे। पहले लिख रहे हैं कारक का वह रूप जिसके साथ कोई चिन्ह प्रयुक्त ना हो, कोई चिन्ह प्रयुक्त ना हो, उसे उस संबंधित कारक का मूल रूप कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा, राम पढ़ रहा है, मुझे बताइए इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम है। इस राम कारकता के साथ किसी भी चिन्ह का प्रयोग हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब इस वाक्य में ये जो राम है, यानी कि इस वाक्य में कर्ता कारक का, कर्ता का मूल रूप हुआ। क्या हुआ मित्रों? कर्ता का मूल रूप हुआ। साथ साथ इसको अप्रत्यय क्यों कह रहे थे? अप्रत्यय इसलिए कह रहे थे कि आप देख रहे हैं इस कर्ता के साथ किसी भी प्रकार का प्रत्यय अर्थात किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण और लिख रहा हूं, मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है। मुझे बताइए इस वाक्य में कर्ता कौन है? मोहन। इसके साथ किसी चिन्ह का प्रयोग हुआ? नहीं हुआ, यानी इस वाक्य का कर्ता कारक मूल रूप में है। फिर क्या क्या लिख रहे हैं? पत्र, ये इसका कर्म है, कर्म के साथ भी किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, कर्ता के साथ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही मूल रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब कौन सा कारक कब मूल में आता है, कब तिर्यंक में आता है, ये कहानी संबंधित भेद में देखने की, समझने की, विश्लेषण करने की है। अभी तो ये जान लेना आवश्यक हो रहा है हमारे लिए कि मूल रूप होगा क्या। अब इस मूल रूप को प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। प्रधान कर्ता कारक इसलिए कहा जाता है मित्रों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जब तक किसी भी कारक के साथ कोई चिन्ह नहीं होता है,
तब तक उस संकारक का क्रिया के साथ लिंग वचन का सीधा संबंध रहता है। जैसे ही किसी भी कारक के साथ जब कोई कारक चिन्ह लग जाता है तो उस संबंधित पद का क्रिया के साथ लिंग वचन का संबंध विभक्त हो जाता है। इसलिए कल हमने पढ़ा था कि कारक चिन्हों को विभक्ति भी कहा जाता है। विभक्ति इसलिए कहते हैं कि उस पद के साथ चिन्ह लगने से उस पद का क्रिया के साथ लिंग वचन का संबंध विभक्त हो जाता है। इसीलिए जब जहां जहां कारक मूल रूप में आएगा उसे अप्रत्यय तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ ही साथ उसे प्रधान कारक भी कहा जाता है। दूसरा आता है मित्रों, इसका दूसरा भेद तिर्यंक रूप। ये पहला रूप था मूल रूप, दूसरा है तिर्यंक रूप। तिर्यंक रूप क्या है? तिर्यंक रूप देखिएगा, तिर्यंक रूप को सप्रत्यय भी कहा जाता है। उसको अप्रत्यय कह रहे थे क्योंकि उसके साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं था। इसको सप्रत्यय भी कहा जाता है क्योंकि साथ में कोई ना कोई कारक चिन्ह चलता है। साथ ही साथ इसको अप्रधान कारक भी कहा जाता है। अप्रधान इसलिए कहता है क्योंकि कारक चिन्ह लगने के बाद उस संज्ञा का उस क्रिया के साथ संबंध समाप्त हो जाएगा, वो प्रधान नहीं रह पाता है। परिभाषा ये होगी, कारक का वह रूप जिसके साथ कोई न कोई कारक चिन्ह। अब देखिए कौन सा कारक चिन्ह किसके साथ आएगा, कहानी बात की है। अभी तो कह रहे हैं कि किसी भी संज्ञा के साथ जिसको वाक्य में आपने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण जो भी आपने बनाया है, अगर उसके साथ आपने कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है, कोई कारक चिन्ह प्रयुक्त हो तो उसे तिर्यंक रूप कहा जाता है। तो उसे तिर्यंक रूप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, राम ने पत्र लिखा। देखिए इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि राम में कर्ता है और पत्र एक कर्म है। इस वाक्य में राम कर्ता के साथ आप ने का प्रयोग चिन्ह, कारक चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य का जो कर्ता है वो तिर्यंक रूप में आया, यानी हम ये कहेंगे कि इस वाक्य में कर्ता तिर्यंक रूप में प्रयुक्त हुआ है। सप्रत्यय है क्योंकि उसके साथ आपने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। अप्रधान इसलिए कह रहे हैं कि अब इस वाक्य में इस लिखना क्रिया का लिंग और जो वचन है उसका संबंध अब पत्र कर्म से नहीं रहा है, वो प्रधान नहीं है। अगर यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं होता तो इस वाक्य के लिखना क्रिया के लिंग और वचन पूरी तरह से राम पर निर्भर करते। मैं यहाँ पर राम ने पत्र लिखा कह दूं, चाहे सीता ने पत्र लिखा, बच्चों ने पत्र लिखा, बच्चियों ने पत्र लिखा, किसी भी तरह आप इसको एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कर लें, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि अब ये यहाँ पर अप्रधान हो चुका है, तिर्यंक रूप में आ चुका है। कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। सप्रत्यय हो रहा है क्योंकि इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। पत्र इस वाक्य का कर्म है लेकिन पत्र इस वाक्य में मूल रूप में आया, यानी आप कहेंगे कि इस वाक्य में कर्ता तिर्यंक रूप में प्रस्तुत हुआ है और कर्म मूल रूप में प्रस्तुत हुआ है। और यहाँ पर जो आपका कर्ता था वो अप्रधान था, सप्रत्यय था। इसमें जो कर्म है वो अप्रत्यय है और प्रधान है। प्रधान इसलिए कि इस लिखना क्रिया का संबंध इस वाक्य में इस कर्म से ही है। आप इस कर्म को बदल दीजिएगा, क्रिया में भी रूपांतरण आएगा। जैसे राम ने चिट्ठी लिखा, क्या नहीं ना, राम ने चिट्ठी लिखी है। स्पष्ट है कि इस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन का संबंध कर्म से, इसलिए ये इस वाक्य में ये प्रधान है। दोनों बातें समझाएं मित्रों। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कारक दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं, मूल रूप और तिर्यंक रूप। किसी भी संज्ञा और सर्वनाम का के साथ कारक की भूमि स्थिति स्पष्ट करते समय अगर आप किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करोगे तो उस संबंधित कारक को, अब वो कर्ता, कर्म, करण कौन सा है, उस संबंधित कारक को मूल रूप, अप्रत्यय और प्रधान कारक कहोगे। और यदि किसी कारक के साथ, कर्ता, कर्म के साथ यदि आपने कोई कारक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है
तो उसे उस संबंधित कारक का तिर्यंक रूप, सप्रत्यय अथवा अप्रधान कारक कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, मोहन ने सीता को बुलाया। देखिए इस वाक्य में सीता कर्म है। अब मान लीजिए आपको अभी ये पता नहीं है कि कर्म क्या होता, साहब हमें क्या पता, तो अभी आपको इस उलझन में उलझना ही नहीं है। अभी तो आपको इतना सीख लेना है कि ये मूल रूप और तिर्यंक रूप होता क्या है, कर्ता कारक का है, कर्म का है, ये मैं आपको बताए जा रहा हूं। जब हम प्रत्येक कारक पढ़ेंगे तो स्पष्ट करेंगे कि कर्ता क्या होता है, कैसे इसको पहचाना जाएगा, बिल्कुल इजी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि ये कर्म है, मुझे बताओ इस कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है क्या? इसका मतलब है कि इस वाक्य का कर्म तिर्यंक रूप है। कर्ता कौन है? मोहन है। क्या इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? क्या हुआ है? इसका अभिप्राय ये हुआ कि इस वाक्य के कर्ता और कर्म दोनों ही त्रियंक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। सही मित्रों कहानी। अगली बात आती है मित्रों विभक्ति के रूप। अभी हमने कारक के रूप पढ़े। देखो पिछली क्लास में भी हमने दो बातें पढ़ी, एक बात हमने पढ़ी कारक और एक हमने पढ़ा कारक चिन्ह। पहले हमने कारक की परिभाषा पढ़ी, फिर हमने कारक चिन्ह की परिभाषा पढ़ी। आज हमने अभी पहले कारक के रूप पढ़े हैं, अब विभक्ति के भी रूप पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने कहा कि किसी भी कारक को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके सामने रखते कैसे हैं, वो दिखता कैसा है, उसे हम रूप कहते हैं। उसी तरह से जो कारक चिन्ह है, जिसको हमने विभक्ति कहा, जिसको हमने परसर्ग कहा, उसे भी दो रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। उसका पहला रूप है विश्लिष्ट विभक्ति, यानी विभक्ति के भी दो रूप है। आप लिख सकते हैं विभक्ति के रूप। विभक्ति के रूप कितने होते हैं? दो। जिस तरह से कारक के दो रूप होते हैं, उसी तरह से विभक्ति के भी दो रूप होते हैं। पहला रूप है विश्लिष्ट विभक्ति। विश्लिष्ट विभक्ति अब ये विश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है? देखो विभक्ति का मतलब क्या है? कारक चिन्ह। दो प्रकार की विभक्ति होती है, एक विश्लिष्ट होती है, एक संश्लिष्ट होती है। देखो दो प्रकार के शब्द चलते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण। आप विश्लेषण में क्या करते हैं? प्रत्येक पद को अलग अलग करते हैं, यानी दो, अगर आपको कह दे कि विश्लेषण कीजिएगा तो आप क्या करेंगे? उसके प्रत्येक अंग उप अंग बारीकी से अलग अलग करते हुए उसका विवेचन करेंगे, वो विश्लेषण कहलाता है। एक हम कहें कि संश्लेषण कीजिएगा, हम आगे चल करके संश्लेषण विधियां भी पढ़ेंगे। संश्लेषण का मतलब है चिपकना, पास में लाना। दो तरह से आप कारक चिन्ह को प्रयोग करते हो। कई बार आप कारक चिन्ह को एक ही सिरोरेखा में लिखते हो और कई बार आप कारक चिन्ह को अलग अलग सिरोरेखा में लिखते हो। ये लिखने के तरीके को ही विभक्ति के रूप के नाम से जाना जाता है। पहला है विश्लिष्ट विभक्ति। क्या होती है? तो लिखो विभक्ति का वह रूप जो अलग सिरोरेखा में लिखा जाए। विभक्ति का वह रूप जो अलग सिरोरेखा में लिखा जाए, यानी कि आप जब कोई कारक प्रयोग करते हो तो उसे एक अलग सिरोरेखा में लिखते हो, तो ऐसे रूप को विश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है। प्राय संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होने वाली जो विभक्ति है वो कभी भी एक सिरोरेखा में नहीं आती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राय संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त विभक्ति, संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त विभक्ति विश्लिष्ट विभक्ति कहलाती है। विश्लिष्ट विभक्ति कहलाती है। किसके साथ मित्रों? संज्ञाओं के साथ, क्योंकि संज्ञाओं के साथ कभी भी कारक चिन्ह एक सिरोरेखा में नहीं आता। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, रौनक ने, आप इसी तरह लिखते हैं। आपने कभी ऐसे लिखा
रौनक ने, ऐसा लिखा नहीं लिखते, क्योंकि जब संज्ञाओं के साथ हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो अलग अलग सिरोरेखा में लिखा जाता है, एक सिरोरेखा में उसका प्रयोग नहीं होता। जैसे आपने कहा जो है गाड़ी से, अब देखिएगा गाड़ी और से कभी भी एक सिरोरेखा में नहीं लिखते आप लोग। उसी तरह जैसे मैंने कहा मोहन को, आप क्या कर रहे हैं, ये कारक चिन्ह तो है लगा रहे हैं, ये विभक्तियां ही तो है, लेकिन इन सभी विभक्तियों को आप क्या कर रहे हैं, अलग सिरोरेखा में लिखते हैं, और ये अलग सिरोरेखा में लिखने वाले विभक्ति के रूप को ही विश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है। मित्रों ये कहानी बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, हम सब लोगों के व्यवहार में लेखन में आसानी से रहती है, हम कभी भी एक सिरोरेखा में नहीं लिखते, लेकिन जब परीक्षा में जाते हैं नाम नया होता है कि विश्लिष्ट विभक्ति रूप बताइए, परीक्षक क्या करेगा, 4 वाक्य देगा, 4 वाक्यों में 3 वाक्यों में तो मान लीजिए उसने जो करता है आपका चाहे कर्म है जो भी उसने रखा है उसको क्या करेगा, सर्वनाम के रखेगा उसको, यानी कर्ता सर्वनाम है। एक ऐसा वाक्य जिसका कर्ता संज्ञा है, फिर पूछेगा कि किस वाक्य में विश्लिष्ट विभक्ति का प्रयोग हुआ अथवा नहीं हुआ, किसमें संश्लिष्ट विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब किसी भी कारक चिन्ह को उस संबंधित कारक से अलग सिरोरेखा में लिखा जाता है तो उस संबंधित विभक्ति को विश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है। प्राय संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति अलग सिरोरेखा में लिखी जाती है, इसलिए आप सरल रूप में याद कर सकते हो कि संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होने वाले कारक चिन्ह, विभक्ति अथवा परसर्ग को विश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है। दूसरी आती है मित्रों संश्लिष्ट विभक्ति। विभक्ति का दूसरा रूप है संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लेषण, चिपकना, संश्लिष्ट, चिपकी हुई होना, संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती देखिएगा, ऐसी विभक्ति जो एक ही सिरोरेखा में लिखी जाती हो, जो आपका कर्ता कर्म जो भी कारक है आपका उस कारक के साथ एक ही सिरोरेखा में चिपकी हुई हो, तो ऐसी विभक्ति के रूप को संश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, विभक्ति, आपको पता है विभक्ति का मतलब कारक चिन्ह कह सकते हो, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, या आप उसको परसर्ग भी कह सकते हो, परसर्ग भी कह सकते हैं। तो विभक्ति का वह रूप जो अलग सिरोरेखा में ओहो क्षमा चाहते हैं, आप चाहूँगा एक ही क्षमा चाहते हैं, जो एक ही क्षमा चाहते हैं भाई, जो एक ही सिरोरेखा में लिखा जाए, हम संश्लिष्ट पढ़ रहे हैं, समाचार है भाई ना, एक ही सिरोरेखा में लिखा जाए उसे संश्लिष्ट विभक्ति कहा जाता है। प्राय सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने वाली, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि हम जब वाक्य रचना पढ़ते हैं, वाक्य शुद्धिकरण जब पढ़ते हैं तो कई बार इस प्रकार की अशुद्धियां भी पूछ ली जाती है कि यहाँ पर विश्लिष्ट विभक्ति संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि सर्वनामों के साथ हम कई बार ऐसा होता है कि विभक्ति को हमने अलग लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। प्राय सर्वनाम के साथ प्रयुक्त विभक्ति संश्लिष्ट विभक्ति कहलाती है। संश्लिष्ट विभक्ति कहलाती है, यानी कि सर्वनामों के साथ कभी भी विभक्ति अलग सिरोरेखा में नहीं आती है, इसलिए उसे संश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिखा, उसने मोहन को पुकारा। अब देखो जी, उसने मोहन को पुकारा, आपने पहले लिखा था कि राम ने मोहन को
पुकारा। मान लीजिए 2 उदाहरण लिखें। इस वाक्य में आपका जो कर्ता है वो सर्वनाम है, इसलिए ये एक शिरोरेखा में आई। अब इस वाक्य में ये कर्ता के साथ जो विभक्ति है उसका अगर आपसे रूप पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? संश्लिष्ट विभक्ति है, क्योंकि सर्वनामों के साथ कभी भी विभक्ति अलग शिरोरेखा में नहीं होती है। लेकिन इस वाक्य में पूछो कि इस वाक्य में विभक्ति का रूप क्या है। देखिए कारक का रूप अलग था। अगर मैं यहाँ पर कारकों का रूप पूछते तो दोनों ही वाक्यों में कारकों का तिर्यंक रूप है, लेकिन मैं इन वाक्यों में कारकों का रूप नहीं पूछ करके विभक्ति का रूप पूछूं तो दोनों ही वाक्यों में विभक्ति के अलग अलग रूप है। एक वाक्य में विभक्ति का रूप अलग अलग है क्योंकि इसमें से एक शिरोरेखा में, इसमें अलग शिरोरेखा में है। जहां विभक्ति अलग शिरोरेखा में उसको विश्लिष्ट विभक्ति कहोगे, जहां विभक्ति एक ही शिरोरेखा में उसको संश्लिष्ट विभक्ति के नाम से जाना जाता है। ये थे मित्रों हमारे विभक्ति के रूप। अब अगला आता है हमारा सबसे पहला कारक। अब तक हमने कारक के केवल ऊपरी बातों को पढ़ा और ऐसी बातें पढ़ी मित्रों जो सामान्यतः हमें पढ़ने को समझने को नहीं मिलती है, जैसे कि विभक्ति के अन्य नाम, जैसे कि कारकों के रूप, जैसे कि विभक्तियों के रूप। अब हम सबसे पहला कारक पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, कर्ता कारक। कौन सा कारक मित्रों? सबसे पहला कारक कर्ता कारक। क्या है कर्ता? कर्ता का मतलब काम को करने वाला, कर्ता कारक। अब देखो मित्रों, हम पहले ही आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जो हमारी पुरानी परंपराएं थी कि कर्ता ने, कर्म को, ये चीज़ें अब हमें भूल जानी है, क्योंकि अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। अब सामान्य तौर पर इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में विशेष करके। हमें ये जानना है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में कहा है कारक का मतलब अभिप्राय क्या है। कारक का अभिप्राय ये कि वो जो संज्ञा आपने वाक्य में प्रयोग की है उस संज्ञा की भूमिका क्या है। वो संज्ञा जो आई है उसके साथ मान लीजिए कर्ता का कारक चिन्ह आपने याद कर रखा कि नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि कर्ता के साथ नहीं आवे, हो सकता है कर्ता के साथ कारक चिन्ह आए ही नहीं तो भी तो कर्ता हो सकता है। कभी कभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि कर्ता के साथ को भी आता है, कर्ता के साथ से का प्रयोग भी होता है, कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग भी कर लिया जाता है, कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग भी कर लिया जाता है। इसलिए हमें कारक चिन्ह नहीं रटने बल्कि कारक की भूमिका पता करनी है कि उसकी भूमिका क्या है। कोई भी संज्ञा वाक्य में किस भूमिका में है, अगर वो उस काम को करने वाले की भूमिका में है तो कर्ता कहलाएगा, अन्यथा वो नहीं कहलाएगा। अब कारक चिन्ह आया हो तो भी ठीक है और नहीं आया तो भी ठीक है। कर्ता वो होता है जो वाक्य की प्रयुक्त क्रिया को संपादित करता है, उस क्रिया को पूरी करता है, उस क्रिया को संचालित करता है, उसे कर्ता कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को संपादित कौन कर रहा है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को संपादित कौन कर रहा है, अर्थात उस क्रिया को पूरी कौन कर रहा है, उस क्रिया को चला कौन रहा है, उसका पता जिस शब्द से चलेगा वो शब्द क्या कहलाएगा मित्रों? कर्ता कहलाएगा। संपादित कौन कर रहा है का पता जिस संज्ञा से चलता है, जिस संज्ञा से चलता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। यानी कि वाक्य में जो क्रिया है आपकी, उस क्रिया को पूरा कौन कर रहा है, उसको संपादित कौन कर रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा मित्रों? कर्ता कारक के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, इन उदाहरणों से ही हम ये भी पता लगाएंगे कि कब कर्ता मूल रूप में आएगा और कब कर्ता तिर्यंक रूप में आएगा। ये कहानी भी हम साथ साथ समझेंगे। अभी हम ये नहीं जान रहे हैं कि वाक्य में कौन सा कारक है, अभी हम ये जान रहे हैं कि कर्ता होता क्या है। पहले हम कर्ता क्या होता है ये समझेंगे, फिर कर्म क्या होता है ये समझेंगे, फिर करण क्या होता है ये समझेंगे, फिर उसके बाद ये तय करेंगे कि जब एक ही वाक्य में एक से अधिक अनेक कारकों का प्रयोग हो जाए,
ऐसी स्थिति में कौन से कारक को प्राथमिकता देनी होती है, ये कहानी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम कर्ता कारक और कर्म कारक में कई ऐसे उदाहरण होंगे जिनका हम दोनों में प्रयोग करेंगे। आपको अभी भ्रमित नहीं होना है कि साहब यही तो उदाहरण आपने कर्ता कारक में लिखवाया, यही उदाहरण कर्म कारक में लिखवा रहे हो। भाई अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कर्ता होता क्या है, कर्म होता क्या है। ये तो बाद की बात है कि जब वाक्य में कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया, तो पहले क्या करना, ये कहानी बाद की है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, राधा सो रही है। मुझे बताओ सो कौन रही है, राधा, ये इसकी कर्ता है। इस वाक्य में इसको संचालित करने का काम, सोने की क्रिया कौन कर रही है, राधा, ये इसका कर्ता है। जैसे हमने कहा राम दिल्ली गया, मुझे बताओ इस वाक्य में दिल्ली गया कौन, ये दिल्ली जाने की क्रिया किसने की, राम ने की है। ये राम इस वाक्य का कौन है, कर्ता है। जैसे आलोक पत्र लिख रहा है, आलोक पत्र लिख रहा है, मुझे बताइए पत्र कौन लिख रहा है, आलोक लिख रहा है, ये इस वाक्य का कर्ता है। जैसे कि हमने उदाहरण लिखा श्याम खाना खा रहा था, देखिए भूतकाल की क्रिया, खा कौन रहा था, श्याम खा रहा था, ये इस वाक्य का कर्ता है। अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं कि मोहन ने खत लिखा, मुझे बताओ खत किसने लिखा, मोहन ने, ये इस वाक्य का कौन है, कर्ता है। उसी तरह मैं कहूं राजेश पत्र लिखेगा, मुझे बताओ पत्र कौन लिखेगा, राजेश भविष्यकालिक क्रिया है, ये इस वाक्य का कर्ता है। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को संचालित कौन कर रहा है, उसका संपादन कौन कर रहा है, उसे पूर्ण कौन कर रहा है, उसका पता जिस शब्द से चलेगा उसे कर्ता कारक कहा जाता है। अब हमने ये तो जान लिया कि ये कर्ता है, लेकिन हमारे लिए अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि कब कर्ता मूल रूप में आएगा और कब तिर्यंक रूप में आएगा। देखो जब कारक चिन्ह लगता है तो उसे तिर्यंक रूप कहते हैं, जब कारक चिन्ह नहीं आता है तो उसे मूल रूप कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये कि कब मूल रूप में आता है और कब तिर्यंक रूप में आता है, तो उसके लिए एक सरल सरलीकरण है मित्रों। यदि वाक्य की क्रिया भूतकाल की सकर्मक हो तो उसके साथ कर्ता के साथ कारक चिन्ह आ सकता है, उसमें भी हमेशा आए, कोई जरूरी नहीं। देखो ये क्रिया भूतकाल की है और लेकिन अपूर्ण भूतकाल है, शाम खाना खा रहा था, ये भी तो भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, लेकिन फिर भी इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको कैसे समझना है, अगर वाक्य की क्रिया एक तो भूतकाल की होनी चाहिए और एक सकर्मक होनी चाहिए। देखो ये भी भूतकाल है लेकिन क्रिया अकर्मक थी, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, भूतकाल की है लेकिन अकर्मक है नहीं हुआ, यहाँ पर भूतकाल की है सकर्मक है फिर भी नहीं हुआ। अब कैसे तय करेंगे कब तो आएगा और कब नहीं आएगा, तो उसकी एक ही लाइन में सबसे सरल तरीका है, यदि वाक्य की क्रिया भूतकाल की हो और सकर्मक हो तो कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है, उसमें भी हमेशा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे काल है जिसमें नहीं होता है। इसलिए आप इस तरह समझें, भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता तिर्यंक रूप में प्रयोग हो सकता है। शेष सभी का मतलब वर्तमान काल की चाहे अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो पक्का नहीं आएगा, भविष्य काल की चाहे अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। भूतकाल में आएगा लेकिन भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं में वो भी सदैव हो ये जरूरी नहीं है। मैं आपके साथ पैरेलल उदाहरण लिखे मैंने, देखो मोहन ने खत लिखा, ये भी तो भूतकाल की सकर्मक क्रिया है। श्याम खाना खा रहा था, ये भी भूतकाल की सकर्मक क्रिया है। एक और लिख दूं, श्याम ने खाना खाया है, ये भी तो भूतकाल की है, सकर्मक है, लेकिन भूतकाल की सभी सकर्मक क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसको भी कि भूतकाल की
सकर्मक क्रियाओं का कर्ता तिर्यंक रूप में प्रयुक्त हो सकता है। हमेशा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि भूतकाल की कई सकर्मक क्रियाओं में भी कर्ता तिर्यंक में नहीं होता है। देखिए अकर्मक में तो होगा ही नहीं, केवल सकर्मक होगी तो हो सकता है। सकर्मक क्रियाओं का कर्ता तिर्यंक रूप में प्रयुक्त हो सकता है। से सभी का मतलब भूतकाल की अकर्मक हो, वर्तमान की अकर्मक हो, चाहे सकर्मक हो, भविष्य काल की अकर्मक हो, चाहे सकर्मक हो। से सभी रूपों का मतलब अकर्मक, सकर्मक और कालों में, से सभी रूपों और कालों में कर्ता मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है। समझाए मित्रों कहानी? ये था हमारा पहला कारक मित्रों, कर्ता कारक। लेकिन अभी भी कर्ता कारक पूरा नहीं हुआ है। अभी हम आगे और पढ़ने जा रहे हैं कि कभी कभी कर्ता के साथ, है ना, कभी कर्ता के साथ को, से, द्वारा का भी प्रयोग होता है। इसीलिए कह रहे हैं मित्रों, आपको वाक्य में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा की भूमिका पता लगानी है, उसकी का इन्वॉल्वमेंट क्या है उस वाक्य में ये पता लगाना, उसका रोल क्या है ये पता लगाना है। कारक चिन्ह हमेशा नहीं रट सकते, क्योंकि आपने अब तक तो ये पढ़ा कि या तो कर्ता के साथ कोई चिन्ह नहीं आता है। कब नहीं आता है? अभी हमने पढ़ा जीरो होता है, जीरो का मतलब कोई भी चिन्ह नहीं हो। लेकिन और कभी न आता है, न तक आएगा जब हमने पढ़ा कि भूतकाल की होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए, तो आ सकता है, वहाँ पर ही हमेशा हो जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी मित्रों कर्ता के साथ इन चिन्हों का भी प्रयोग होता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ सबके। मोहन को सोना चाहिए। अब बताओ मुझे मित्रों, सोएगा कौन? मोहन को सोना चाहिए। सोना किसको चाहिए? सोएगा कौन? मोहन। क्या ये कर्ता नहीं है क्या? अब आप तो रट जाओगे कर्ता ने कर्म को, आपको जैसे कर्म दिखेगा आप तो गोला कर दो कि साहब कर्म कारक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में को कारक चिन्ह आने के बावजूद भी मोहन की भूमिका काम को करने वाले की ही है। अतः यहाँ पर मोहन कर्ता ही कहलाएगा, को कारक चिन्ह आने से कर्म नहीं होता है। उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ, राम से चला जाता है। मुझे बताओ इस वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है, चला किससे जाता है? राम से। क्या ये इस वाक्य का कर्ता नहीं है क्या? चलने का काम कौन कर रहा है इस वाक्य में? राम कर रहा है। ये इस वाक्य का कर्ता, भले ही से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जबकि आप तो से कारक चिन्ह करण में पढ़ते हो। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई चिन्ह आप रट लें। जैसे मैं कुछ एक और उदाहरण लिख रहा हूँ, राम द्वारा पत्र लिखा गया। राम द्वारा पत्र लिखा गया। मुझे बताओ पत्र किसने लिखा? राम ने। क्या राम इस भाई लिखने का काम कौन कर रहा है इस वाक्य में? राम ही तो कर रहा है। अतः ये इस वाक्य का कर्ता ही है, द्वारा आने से एक करण नहीं हुआ है। हाँ, वाच्य परिवर्तन की स्थिति होने के कारण आपने इसको करण की भूमिका में रखा है, लेकिन ये करण कारक नहीं है। कारक तो कर्ता के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में भी पत्र लिखने का काम राम ही कर रहा है। ये था मित्रों हमारा कर्ता कारक। आज की इस क्लास में इतना ही मित्रों। अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने कर्म कारक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।